Hi class 10 students. I know the pressure is on. We've got SST paper just round the corner and you must be jittery right now. So again, I have come to your rescue to help you out and tell you a few important questions that could come in your paper. I'm no magician कि आप सोचोगे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वही आएंगे, but certainly I'm very sure कि जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद कर सकते हैं. So let's start with history. हिस्ट्री में आपको पता है हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं. स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप के साथ. सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन हिस्ट्री में करोगे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था या फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने क्या स्टेप्स लिए थे. कीप योर पेन एंड पेपर हैंडी. फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या स्टेप्स लिए थे जो नेशन स्टेट या कलेक्टिव आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए. आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि ला पैट्री, ला सिटियोन, ऐसे 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, 8 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप 5 पॉइंट्स कर सकते हो. उसके बाद आप आओगे नेपोलियन कोड के कोई भी 5 पॉइंट्स. नेपोलियन कोड को सिविल कोड भी कहते हैं. इसके आप 5 पॉइंट्स लर्न करोगे. फिर ट्रीटी ऑफ वियना व्हिच इज आल्सो नोन एज कांग्रेस ऑफ वियना, इसके भी आप 5 पॉइंट्स लर्न करोगे. अब छोटी छोटी आइडियोलॉजीज हैं जैसे लिबरलिज्म और रोमांटिसिज्म. लिबरलिज्म को कुछ ऐसे तैयार करोगे जैसे ये इकोनॉमिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पॉलिटिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, और रोमांटिसिज्म में आप रोल ऑफ कल्चर या रोल ऑफ लैंग्वेज को अच्छे से तैयार करोगे. इन क्वेश्चंस को करने के बाद मेन क्वेश्चंस के लिए आप जर्मनी यूनिफिकेशन व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे तैयार करोगे और इटली यूनिफिकेशन को तैयार करोगे. इन दो यूनिफिकेशंस के बाद जो आउटसाइड दिल्ली का एग्जाम है उसमें ग्रेट ब्रिटेन की यूनिफिकेशन भी आ सकती है व्हिच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिल्ली एग्जाम, बट दिल्ली के लिए इटली और जर्मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये दो यूनिफिकेशंस करने के बाद आप छोटे छोटे टर्म्स को पढ़ोगे, जैसे डेफिनेशंस दे रखी हैं, जैसे कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा मेरीन, जर्मेनिया. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द 1830s वर द इयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसे करने के बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप 5 नंबर के लिए प्रिपेयर करोगे वो है बाल्कन्स. इसे बहुत अच्छे से तैयार करोगे. ये चैप्टर खत्म करने के बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे आओगे व्हिच इज नेशनलिज्म इन यूरोप. नेशनलिज्म यूरोप में पहला क्वेश्चन जो आप तैयार करोगे दैट इज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इफेक्ट्स थे, इस क्वेश्चन को आप थॉरोली प्रिपेयर करोगे. गांधी जी की सत्याग्रह की 3 स्टेजेस पढ़ोगे, 1917 और 1918 वाली, 17, 17 और 18 वाली. उसके बाद आप छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ोगे जैसे पूर्ण स्वराज से रिलेटेड, हिंद स्वराज, ठीक है, और स्वराज पार्टी, जस्टिस पार्टी, पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और गांधी इरविन पैक्ट. साइमन कमीशन को आप बहुत अच्छे से तैयार करोगे. साइमन कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आप कुछ भी छोड़ने नहीं वाले. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टेजेस क्या है, फीचर्स क्या है, कंट्री साइड में कैसे अनफोल्ड हुई, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल क्यों हो गई, स्लो डाउन क्यों हो गई सिटीज के अंदर, कंट्री साइड वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है. इसके बाद जो अलग अलग ग्रुप्स जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया था आप उनके लिए अच्छे से पढ़ोगे, जैसे रिच पेजेंट्स, पुअर पेजेंट्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स. उसके बाद एक क्वेश्चन जो लास्ट में जाके आता है वो है जो आपको सिंबल्स दे रखे हैं अलग कलेक्टिव बिलोंगिंग के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्लैग, इमेज. इन्हें आप अच्छे से तैयार करना चारों पॉइंट्स को. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो आप इंडिया में प्रिपेयर कर सकते हो वो है सॉल्ट मार्च. इन 2 चैप्टर से सिर्फ इतना. थर्ड चैप्टर पे आओ, फिर आप करो जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. इसमें आप स्टार्टिंग से जब आप बिल्कुल शुरू करते हो तो कॉर्न लॉस को अच्छे से करो, रिंडर पेस्ट को अच्छे से पढ़ो और उसके इफेक्ट्स पढ़ो. रिंडर पेस्ट, कॉर्न लॉस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसके इफेक्ट्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके इफेक्ट्स, इंडियन इकोनॉमी पे ग्रेट डिप्रेशन अच्छे से पढ़ो. ग्रेट डिप्रेशन का क्या इंपैक्ट था यूएस की इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे, इसे अच्छे से तैयार करो. हेनरी फोर्ड का जो मॉडल था, ठीक है, जो मास प्रोडक्शन मॉडल था, असेंबली लाइन मॉडल था, उसे अच्छे से तैयार करो. फिर ब्रेटन वुड के ट्विन्स के नाम पढ़ लेना, आईबीआरडी और आईएमएफ. ऐसे क्वेश्चन आप 1-1 मार्क के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. बट ये अच्छे क्वेश्चन थे, जैसे मैंने आपको बताया रिंडर पेस्ट, कॉर्न लॉस, ग्रेट डिप्रेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन देयर इज वन क्वेश्चन आई फॉरगॉट टू टेल यू व्हिच इज इंडेंचर्ड लेबर एज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी. इसे अच्छे से कर लेना.
ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद आप अगले चैप्टर पे आओगे विच इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसे बहुत अच्छे से तैयार करो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या मतलब ये जो हमारे मर्चेंट्स थे ये कंट्री साइड क्यों मूव कर रहे थे, व्हाई वर दे मूविंग टू द कंट्री साइड। ठीक है, इसे प्रिपेयर करने के बाद छोटे छोटे टॉपिक्स तैयार करना, जैसे कि जो हमारे विक्टोरियन ब्रिटेन के लोग थे अपर क्लास, ये हैंडमेड प्रोडक्ट को क्यों यूज करते थे, इनको क्यों पेट्रोनाइज करते थे। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्यों प्रेफर करते थे। इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजी थी, व्हाई वाज सो स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल इन द कंट्री, क्यों लोग इतनी धीरे धीरे इन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे थे। अच्छा, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंडियन इकोनॉमी ने कैसे उसको बेनिफिट पहुंचाया अपनी इकोनॉमी को, बिकॉज हमारी इकोनॉमी जो थी दैट वाज इट वाज फॉलिंग, इट वाज क्रैशिंग डाउन। सो व्हाट द बेनिफिट्स और व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग दैट पीरियड। अच्छा, ये करने के बाद आप एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ लेना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंग्लैंड में स्टार्ट हुई उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या थे। और एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि ईस्ट इंडियन कंपनी ने क्या स्टेप्स लिए थे सप्लाई को प्रोक्योर करने के लिए डायरेक्टली फ्रॉम द वीवर्स। आपने पढ़ा होगा गुमास्तास वाला, इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। कॉटन वीवर्स की प्रॉब्लम्स को पढ़ना और वर्कर्स की लाइफ कैसी थी, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। लास्ट क्वेश्चन जो आप 5 मार्क्स के लिए पढ़ोगे, जैसे मैंने कॉटन वीवर्स के ऊपर बहुत फोकस किया, ईस्ट इंडियन कंपनी वाला, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, और एक लास्ट क्वेश्चन की उस टाइम पे मैन्युफैक्चरर्स क्या स्टेप्स ले रहे थे मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइज करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को इन द 19th सेंचुरी। ये हो गए हमारे पहले 4 चैप्टर्स हिस्ट्री के। लास्ट चैप्टर जब आप शुरू करोगे, लास्ट चैप्टर में आप जो हमारा है प्रिंट कल्चर में स्टार्टिंग करना आप गटनबर्ग प्रेस से, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से, और रीडिंग मैनिया बहुत अच्छे से पढ़ना, रीडिंग मैनिया के इफेक्ट्स पढ़ लेना। ठीक है, और विमेन के लिए प्रिंट क्या सिंबलाइज करता था, प्रिंट टेक्नोलॉजी की क्या एसेंस थी, उसकी क्या मीनिंग थी, प्रिंट टेक्नोलॉजी जो था इतना जैसे इसमें क्या स्टेप्स लिए जा रहे थे लोगों के बीच में रीडिंग को एनकरेज करने के लिए। इंडिया में प्रिंट से रिलेटेड जैसे दिया हुआ है राज सुंदरी देवी, ठीक है, रुकैया हुसैन, ऐसे इंडियन राइटर्स के नाम आपको पढ़ने हैं विद द काइंड ऑफ नॉवेल्स दैट दे रोट। राजा राम मोहन रॉय, इनकी नॉवेल्स के बारे में जो बुक्स के नाम दे रखे हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क, आई एम श्योर। जैसे राज सुंदरी देवी हो गई, ताराबाई शिंदे हो गई, इनके बारे में आप 1 मार्क, राजा राम मोहन रॉय हो गए, इनके बारे में आप 1 मार्क जरूर पढ़ के जाना। कास्ट का इश्यू कैसे एड्रेस किया, ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाना। विमेन के बीच में नॉवेल्स इतनी फेमस क्यों हो गई, प्रिंट इतनी फेमस क्यों हो गई, ये जरूर पढ़ के जाना। प्रिंट में आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में आप स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस करना कि सिन्हाला कम्युनिटी को मेजॉरिटेरियनिज्म के लिए क्या स्टेप्स लिए गए थे। 3 स्टेप्स दिए हैं, उन्हें अच्छे से मेमोराइज कीजिए। बेल्जियम अकोमोडेशन मॉडल को एज अ 3 मार्कर 5 मार्कर अच्छे से पढ़िए। वैसे इस चैप्टर से 5 मार्कर आने के चांसेस फिर भी थोड़े स्लिम है, बट स्टिल यू कैन नॉट रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी। इसे करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। इसके 2 रीजंस होंगे बेटा, मॉरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन। दोनों को ही बहुत ध्यान से पढ़िए 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। और पावर शेयरिंग की फॉर्म्स पढ़नी है आपको लॉन्ग कॉम्पोजिशन के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे 3 चैप्टर ऐसे हैं पॉलिटिकल साइंस में, विच इज फेडरलिज्म, विच इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड विच इज जेंडर कास्ट रिलीजन। ठीक है, इनफैक्ट जेंडर कास्ट रिलीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो ये है हमारा फेडरलिज्म और पॉलिटिकल पार्टीज या आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिनमें से 5 मार्क का क्वेश्चन रियली आ सकता है। ये 3 चैप्टर्स फेडरलिज्म में जितने लंबे क्वेश्चंस हैं, जैसे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, डिफरेंशिएट जरूर करके जाना यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देन सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस को रीस्ट्रक्चर करने वाला क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस जरूर करना विद डेफिनेशन। और इसके अलावा
1992 में क्या स्टेप्स लिए गए थे थर्ड टियर को ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए? ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कीजिए फेडरलिज्म के अंदर से। फिर आता है हमारा जेंडर, कास्ट, रिलीजन। पहला क्वेश्चन जो आप तैयार करेंगे वो छोटी छोटी डेफिनेशन दे रखी है बेटा इस चैप्टर में, प्लीज पढ़ के जाना, एक डेफिनेशन भी मिस मत करना। जैसे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे कास्ट हायरार्की, जैसे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, एक भी डेफिनेशन आपको मिस नहीं करनी। उसके अलावा क्या क्या फैक्टर्स हैं जो जेंडर इनइक्विटी को परपेचुएट करते हैं? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या फैक्टर्स हैं जो जेंडर इनइक्विटी को परपेचुएट करते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से तैयार करो कि कास्ट कम्युनलिज्म से रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा कि जैसे आपको इफेक्ट्स पूछ लिए जो एनसीईआरटी में बहुत प्रिसाइज तरीके से नहीं दिए होंगे, बट आपको ये चीजें प्रिपेयर करनी है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट और कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद आप स्टार्ट करोगे पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में 5 मार्कर्स बहुत सारे हैं और आपको बहुत अच्छे से उन्हें तैयार करना है। द फर्स्ट वन विल बी पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस, जिसके हमें 7 पॉइंट्स दिए हैं एंड यू विल मेमोराइज 5 पॉइंट्स विद देयर हेड्स। उनको हेडिंग्स के साथ आप अंडरलाइन करोगे, लर्न करोगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू डू इज मल्टी पार्टी सिस्टम के ऊपर ध्यान से पढ़ना। मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छे से उसे पढ़ना। मल्टी पार्टी सिस्टम करने के बाद आप तैयार करोगे खासकर बीजेपी से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, बीजेपी। और ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जितनी नेशनल पार्टीज हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई 1 मार्क का क्वेश्चन या फिर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैचिंग ऐसा कुछ आ जाए। एआईडीएमके और बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड आपको 1 मार्क के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। बहुजन समाज पार्टी विच इज बीएसपी एंड एआईडीएमके, इनको आप अच्छे से पढ़ोगे। ये खत्म करने के बाद आप अगला जो टॉपिक करोगे वो है चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज और उन्हें कैसे रिफॉर्म करना है पॉलिटिकल पार्टीज को। ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद आप स्टार्ट करोगे आउटकम्स। आउटकम्स तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है in terms of the kind of questions that you would get for 5 marks. Like democracy important क्यों है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, why is democracy a better form of government? ऐसे क्वेश्चन के साथ 5 पॉइंट्स लर्न करने हैं। डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस करना है, जो सीबीएसई के रीसेंट सैंपल पेपर में भी है। डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक के बीच में डिफरेंस करना है, डेमोक्रेसी के चैलेंजेस या लिमिटेशंस पढ़ने हैं, और साथ में आपको कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूं जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। जैसे डेमोक्रेसी क्रिएट्स अ रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ऐसे क्वेश्चन जरूर करने हैं। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग इनइक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ऐसे क्वेश्चन जरूर करने हैं। मतलब आपको स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोला डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन, डिस्कस, ट्रांसपेरेंसी पढ़नी है, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अच्छा, एक चीज मैं चाहूंगा जिस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दें, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे अगर आप चाहते हैं आपके प्रेजेंटेशन का आपको एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिले बोर्ड एग्जाम में, जितने 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क के क्वेश्चन हो उनको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना। आप सबको पता है कि हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है, या जैसे आप स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक जाओ या एंड से सीधा फर्स्ट क्वेश्चन फॉलो करो। अभी ज्योग्राफी की वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट मैप्स भी बताऊंगा जिन्हें आप जरूर फॉलो अप कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि आपको डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। जैसे आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया कि क्या क्या हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, आप क्या करेंगे? अगर आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया, 3 नंबर का क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन आए, तो आप क्या करेंगे? हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, इसे एक सेंटर में एक बॉक्स पे बनाओ, एक रेक्टेंगल सा बना दिया, उसके साथ एक ऊपर छोटा बॉक्स, राइट पे अगला बॉक्स, नीचे उसके अगला बॉक्स और लेफ्ट पे एक अगला बॉक्स, चारों बॉक्सेस आप इसे लिख लो। अब आपको पता है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया के 4 पॉइंट्स हैं। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ऊपर लिखो। सेकंड लैंग्वेज पॉलिसी, राइट हैंड साइड वाले बॉक्स में लिखो। थर्ड सेंटर स्टेट रिलेशन, नीचे वाले बॉक्स में लिखो। और डिसेंट्रलाइजेशन, उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप ऐसे डायग्राम्स बनाओगे फिर उसे नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करो, जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी कंटेंट आप डालना चाहते हो।
अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, द एग्जामिनर विल गेट टू नो दैट यू आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट द एनसीईआरटी हेड्स, and that will also help the examiner in evaluating your paper, because your paper will look more presentable rather, and that will also put to ease the evaluator while he or she they are going to evaluate your paper. जैसे मान लो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया कि सत्याग्रह की स्टेजेस बताओ 3. अब आपको पता है कि 3 स्टेजेस है, ऊपर बड़ा बड़ा लिखना सत्याग्रह स्टेजेस, ऐसे बॉक्स बनाया. अब नीचे 3 बॉक्स बनाए, एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल. ऊपर लिखा 1917, उसका कंटेंट नीचे डाल दिया. 1917 उसका कंटेंट अगले वाले बॉक्स में डाल दिया. फिर 1918 उसका कंटेंट अगले वाले बॉक्स में डाल दिया. इस तरीके से डायग्राम्स बनाने पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो. जैसे आप लिख रहे हो कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को लेना फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप लिखोगे टेकिंग पावर फ्रॉम सेंट्रल. पावर वर्ड को अंडरलाइन कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडरलाइन कर लो. ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाती है. So now we're going to get started with the video for geography and economics. Stay tuned for that. Thank you.